भाई लिख लो, रिवीजन कर रहे हैं ग्रेविटेशन का बहुत ही छोटा चैप्टर, सिंपल चैप्टर, ग्रेविटेशन। भाई स्टार्ट करो। ग्रेविटेशन सबसे पहले कुल हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला बताओ, उसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जी M1 M2/r²। वेरी गुड, G m1 m2/r²। यार इस पे सबसे पहले चीज क्या क्वेश्चन आता है? एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा इस पे, या फिर इसमें एक मेन चीज ये याद रखना कि यार ये जो फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स? सर कि अगर दो बॉडीज हैं तो उन पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। बिल्कुल, अगर दो बॉडीज हैं उनके मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन दोनों बॉडीज पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैं कह रहा हूं कि कोई एक बॉडी है मास 1 किलोग्राम्स की, और इधर कोई एक बॉडी है जिसका मास बहुत ज्यादा ले लो, 100 किलोग्राम्स का। सपोज दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बॉडी बी पे फोर्स किधर लगेगा, तो बॉडी बी पे फोर्स लगेगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा। तो इसको लिख दो एफ बी ए, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। सिमिलरली ए पे फोर्स किधर लगेगा? ए पे फोर्स राइट साइड लगेगा, एफ ए बी। एफ ए बी मतलब वही फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। तो यार हमारा एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या कहता है कि यार ये दोनों फोर्सेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ऐसा नहीं है कि 1 kg वाला छोटा है तो उस पे फोर्स कम लगेगा, 100 kg वाला बड़ा है तो उस पे फोर्स ज्यादा लगेगा। दोनों पे फोर्स हमेशा इक्वल ही लगेंगे। लेकिन अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो कौन ज्यादा मूव कर जाएगा और कौन कम मूव करेगा? सर 1 kg वाला ज्यादा मूव कर जाएगा। बिल्कुल, तो इसको एक्सप्लेन इस तरीके से कर लो कि भैया एसिलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है F/m, बिकॉज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एसिलरेशन। तो यार हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एसिलरेशन, एसिलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर हमारा मास छोटा है तो एसिलरेशन ज्यादा होगी। तो इस पे जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटिव आया हुआ है कि दो अलग अलग बॉडीज का गिवन होंगी आपको, मास अलग अलग होंगे। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल हो सकता है। जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया बताओ ये अगर इनका दोनों का मिड पॉइंट है तो ये दोनों बॉडीज किधर कोलाइड करेगी? मिड पॉइंट के लेफ्ट में या मिड पॉइंट के राइट में? बताओ सोच के कि ये बॉडीज दोनों कोलाइड करेंगी क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये किधर कोलाइड करेंगी, मिड पॉइंट के लेफ्ट में या मिड पॉइंट के राइट में? भैया क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं है? सर 1 kg के नियर। 1 kg के नियर नहीं, 100 kg के नियर। हम न्यूट्रल पॉइंट फाइंड नहीं कर रहे तन्वी। रिपीट, मैंने क्या बोला कि ये दोनों बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं तो ये कहीं ना कहीं कोलाइड करेंगी। तो ये कोलाइड कहाँ पे करेगी हमें वो पता करना है। तो यार अभी हमने बात किया ना कि 100 kg वाला धीरे धीरे मूव करेगा और वेरएस 1 kg वाला फास्ट मूव करेगा। तो डेफिनेटली 1 kg वाला फास्ट मूव कर रहा है, 100 kg वाला स्लो मूव कर रहा है। तो ये डेफिनेटली कहाँ कोलाइड करेंगे? 100 kg के पास, मतलब मिड पॉइंट के कहीं ना कहीं राइट में कोलाइड करेंगे। क्या ओके चीजें सर। क्लियर हुई हैं? यस सर। भैया सबको क्लियर है ये? बाकी लोग? यस सर। चलो डन। यस सर। इस पे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ भी है इसमें। तो अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले फॉर्मुलेस लिखवा देता हूँ सारे। तो यार ये तो हो गया हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। दूसरा भैया इसी में आ जाता है फिर एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के लिए एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या किसी भी प्लैनेट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? GM/r²। वेरी गुड भैया, ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि बहुत जगह ये कन्वर्ट करने के लिए आएगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होंगे जिनमें कैपिटल जीएम आ रहा होगा। तो कैपिटल जीएम को हम रिप्लेस कर देंगे G r² से, जहां पे G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में गिवन होगी। बाकी अगर गिवन नहीं है फिर भी वैल्यू याद रख ही लो एक और सेफर साइड। 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये एसआई यूनिट्स में है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है यूनिट्स एंड डायमेंशन से, जो हमने एफएसटी में भी किया था अगर आपको याद हो, लास्ट एफएसटी का सबसे पहला क्वेश्चन कि भैया कौन सा यूनिट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट है? तो भैया इसका यूनिट कैलकुलेट कर लोगे? यस यस सर। सर। डन। भैया यूनिट कैलकुलेट करके बता देना अभी। बाकी जी और एम किसका होगा? मास ऑफ द प्लैनेट। तो मतलब इधर मास ऑफ द पार्टिकल कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों कंसीडर नहीं किया जाता? क्योंकि एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहे कोई भी पार्टिकल क्यों ना हो अर्थ के ऊपर, सब पे सेम ही लगेगी। इसलिए मास ऑफ द पार्टिकल कंसीडर नहीं किया जाता, सिर्फ मास ऑफ द प्लैनेट ही कंसीडर किया जाता है। यहां तक भी नोट डाउन कर लो।
That's sir. और मेरे को हाथ की याद बताओ, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट? Sir, Newton meter सर square per न्यूटन मीटर kg square. स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वेरी गुड महक। भैया इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और जी को एक साइड छोड़ देना है बस। तो ये फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीटर स्क्वायर, m1 और m2 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो पर केजी स्क्वायर, मतलब केजी टू द पावर -2। यूजली ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं, यूनिट्स ही पूछा जाता है। बाकी अगर यूनिट्स पता है तो डायमेंशंस भी आप इजीली लिख सकते हो, तो डायमेंशन लिखना भी आना चाहिए भाई। Done sir. डन। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फिर। भैया फिर हमें क्या डिस्कस करना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वेरिएशंस इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट के हिसाब से, डेप्थ के हिसाब से, बाकी सब चीजों के हिसाब से। तो यार सबसे पहले डिस्कस करो हाइट के हिसाब से। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर हाइट? Sir, gravity on the surface multiplied by the 1 minus 2h by r. सही भी है और गलत भी है। सोचो कैसे। सही भी है और मैं कह रहा हूं गलत भी है। सर आपने हाइट पे नहीं पूछी है। हाइट पे ही पूछा है। देखो भैया फॉर्मूला जो आपने बताया ये बिल्कुल सही है। ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर हाइट इज इक्वल टू ग्रेविटी इनटू ग्रेविटी एट सरफेस 1 माइनस 2h/r। लेकिन सिर्फ ये फॉर्मूला याद मत रखो, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ एक स्पेशल कंडीशन में एप्लीकेबल है। कब? जब भैया क्वेश्चन में ये बोला हो कि h बहुत बड़ा है r से। लेकिन अगर h बहुत बड़ा नहीं हुआ r से, फिर उस केस में क्या करोगे? सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है कि h बहुत छोटा होना चाहिए r से। लेकिन अगर h बहुत छोटा नहीं हुआ r से, फिर क्या करोगे? भैया क्या ये चीज समझ में आ रही है? रिपीट करूं? सर आ रही है। डन। मैं बोल रहा हूं ये फॉर्मूला सही है, लेकिन याद रखो क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि हाइट हमारी बहुत छोटी है रेडियस से। अर्थ का रेडियस कितना है? अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। तो यार एच की वैल्यू इस वैल्यू के कंपैरेटिवली बहुत छोटी होनी चाहिए। मतलब अगर एच की वैल्यू 1 से लेके अप्रोक्सीमेटली 32 किलोमीटर तक अगर गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन अगर 32 किलोमीटर वगैरह से ज्यादा गिवन होगी तो प्लीज फिर इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना है। फिर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? भैया बहुत सिंपल सी चीज है। सपोज पार्टिकल को इस हाइट पे ले लो, ये हाइट हो गई h। सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा टोटल? सेंटर से r plus h. तो भैया फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला हमें पता है, g एट अ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू gm डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। अब gh और gs इन दोनों को डिवाइड करोगे तो बताओ फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? फाइनल फॉर्मूला बनेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। चेक कर लो ये वाला फॉर्मूला क्लियर है अब? यस सर। Yes Done. sir. तो ऊपर वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब हाइट बहुत छोटी हो, नीचे वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब हाइट बहुत ज्यादा छोटी ना हो। Done sir. डन सर। सिमिलरली फोर्थ, ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर डेप्थ। इसमें ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं है, इसमें एक ही फॉर्मूला है और वो क्या है? ग्रेविटी एट अ सरफेस, जो हमने पीछे लिख ली है, मैं इसको जीएस लिख देता हूं। ग्रेविटी एट अ सरफेस इनटू 1 माइनस डी बाय आर। अब क्या करो भैया, थर्ड वाले फॉर्मूले को और इस फोर्थ वाले फॉर्मूले को कंपेयर करो तो मेरे को डेप्थ और हाइट में एक रिलेशन मिल जाता है। क्या रिलेशन मिलता है डेप्थ और हाइट में? Sir, d is equal to 2h. भाई d इक्वल्स टू 2h। d इक्वल्स टू 2h का मतलब क्या है कि भैया ग्रेविटी जितनी हाइट पे डिक्रीज होगी, अगर मेरे को सेम उतनी ही ग्रेविटी डिक्रीज करनी है डेप्थ पे, तो मेरे को डबल डेप्थ पे जाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, भैया ये 32 किलोमीटर क्यों ली है मैंने वैल्यू? जब मैंने आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया था तब मैंने बोला था 32 किलोमीटर याद रखना, क्योंकि 32 किलोमीटर पे ग्रेविटी में डिक्रीज कितना आ जाता है? हाइट 32 The 1. किलोमीटर। वेरी गुड। Okay. भैया हमारी जो ग्रेविटी है वो 1% डिक्रीज कर जाती है, याद रखना। आई रिपीट, ये हाइट 32 किलोमीटर इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? क्योंकि 32 किलोमीटर की हाइट पे ग्रेविटी 1% डिक्रीज हो जाती है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि भैया मैं कितनी डेप्थ पे जाऊं जिससे ग्रेविटी अभी भी 1% ही डिक्रीज हो, तो कितनी डेप्थ पे जाना पड़ेगा? हमें डबल दी हाइट, मतलब हमें 64 किलोमीटर पे जाना पड़ेगा। रिलेशंस बिल्कुल क्लियर हैं? Yes sir. डन। यहां तक भी नोट डाउन कर लो। बस 3 फॉर्मूले और बचे हैं। एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, Done sir. कैपलर्स लॉ, बस 2-3 चीजें ही और बची है। चलो तो आगे बढ़ते हैं भैया। फिफ्थ,
फिफ्थ आ गया हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। एस्केप वेलोसिटी का मतलब हमें पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ वर्टिकल फायर करना है, याद रखना हॉरिजॉन्टल नहीं, इस पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कितनी वेलोसिटी से हम वर्टिकल फायर करें जिससे वो अर्थ के बस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो भैया फॉर्मूला है रूट 2 GM/r। फिर से मैंने कहा था GM को किसमें रिप्लेस करेंगे हम? GR square. तो भैया फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा √2GR। तो इस पे ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल भी ज्यादा आता है कि एस्केप वेलोसिटी भैया बताओ किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि एक मून है बहुत भारी और एक सैटेलाइट है छोटी सी, भैया दोनों के मास में अच्छा खासा डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे जैसे सैटेलाइट का मास हार्डली 100 kg, तो यहाँ पे मून का मास भैया कुछ ले लो 10,000 किलोग्राम, अज्यूम कर रहा हूं। तो दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए अलग अलग होगी या सेम होगी? मतलब मून को क्या मेरे को ज्यादा वेलोसिटी से फायर करना पड़ेगा या कम वेलोसिटी से? Sir, same because it is independent of the mass which we have thrown. वेरी गुड। तो बस यही चीज याद रखना, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास पार्टिकल। अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है भैया? मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, सिर्फ इन दो चीजों पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूं तो वो भी GM ही है बेसिकली, तो इसलिए मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। फिर भाई सिक्स्थ, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब मैं किसी एक सैटेलाइट को किसी एक ऑर्बिट में सेट करना चाहता हूं, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी? तो भैया इसका फॉर्मूला √GM/r। तो ये क्या बन जाएगा? √GR। तो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन आ रहा है। क्या रिलेशन आ रहा है? कि एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। चलो डन। लेकिन इसमें भी एक स्पेशल कंडीशन है। क्या स्पेशल कंडीशन है भैया? ये वाला फॉर्मूला आप सिर्फ तब यूज कर सकते हो व्हेन सैटेलाइट इज वेरी नियर टू द अर्थ ऑर्बिट। सैटेलाइट इज वेरी नियर टू अर्थ। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इस तरीके से समझो कि सपोज ये अर्थ है और इसके आसपास ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। तो अगर इसके आसपास ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है तो ये रेडियस r हो जाएगा और ये हाइट h हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा भैया? डिनोमिनेटर में r+h आएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? Yes, sir. लेकिन Yes, हमने sir. इसमें स्पेशल केस अज्यूम किया है कि वेरी नियर टू द अर्थ, तो h की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 ली है, इसलिए GM/r आया है। तो जब क्वेश्चन में ये बोला जाए कि सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड या वेरी नियर टू द अर्थ, तो भैया √GM/r। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये चीज ना बोली हुई हो तो भैया फिर √GM/r+h, इसमें गलती मत करना। तो ये रिलेशन सिर्फ तभी वैलिड है व्हेन सैटेलाइट इज नियर टू द अर्थ। एंड मैक्सिमम हमने देखा है मेजॉरिटी भैया हमेशा यही वाला केस आता है, ये वाला केस रेयरली ही आता है। Done, sir. डन सर। डन। चलो बहुत बढ़िया। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है एनर्जीज का, जो हमने एटम्स चैप्टर में भी कितनी बार पढ़ा है कि अगर कोई भी एक सैटेलाइट की जगह इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जीज होंगी भैया? So होगी kinetic energy and एक होगी potential. काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी, और फिर इन दोनों का एडिशन होगी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है? टोटल एनर्जी इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है? पोटेंशियल half. एनर्जी का हाफ। तो यही सब चीजें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन याद है तो मेरे को वो याद दिला दो, उसी का आंसर यहाँ पे चेप देंगे, कॉपी पेस्ट मार देंगे, टर्म्स So को चेंज कर। kinetic. So GM1M2/2R kinetic energy. भाई वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी GM डिवाइडेड बाय 2R। यहाँ पे स्मॉल r लिखना। m क्या है? कैपिटल M, मास ऑफ द प्लैनेट है भैया। ये तो कैपिटल M को हमेशा मास ऑफ द प्लैनेट से ही करूंगा। स्मॉल m क्या है?
अब एनर्जी की बात कर रहा हूं तो इसमें स्मॉल है मास ऑफ द पार्टिकल, मतलब रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट सैटेलाइट का भी आएगा। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट है जो सेंटर से देखा जाता है। सिंस सेंटर से देखा जाता है तो ये क्या बनेगा? कैपिटल आर प्लस एच बनेगा। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। तो भैया टोटल एनर्जी कितनी लिख दूं? माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r। चेक कर लो अच्छे से, ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही चेपा हुआ है, एटम्स वाले चैप्टर से बेसिकली। Yes, sir. डन। Yes, sir. बस अब लास्ट चीज बची है कैपलर्स लॉ। बढ़ो आगे। Yes, sir. Yes, sir. डन। तो भैया बस लास्ट चीज कैपलर्स लॉ, फिर अब क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं। कैपलर्स लॉ में यार हमारे पास आए थे 3 लॉज। पहले वाले पे तो कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं। पहला वाला क्या है हमारा? लॉ Law ऑफ of orbit. ऑर्बिट्स, कि भैया कोई भी जो सैटेलाइट है या कोई भी प्लैनेट है वो रिवॉल्व करेगा तो उसका हमेशा जो मतलब ऑर्बिट होगा वो कौन सी शेप का होगा? Sir, elliptical होगा पर उसको हम spherical assume कर लेते वेरी हैं। गुड, वो हमेशा इलेप्टिकल होगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए उसको हमने भैया अज्यूम किया है स्फेरिकल। ऐसा क्यों पता चला? बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का मतलब स्फेरिकल या इलेप्टिकल होता है। दूसरा था हमारे पास लॉ ऑफ एरियाज। इस पे क्वेश्चन आता है। लॉ ऑफ एरियाज का क्या कॉन्सेप्ट था? सर कि एरिया कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड। अब इसको समझो, लॉ ऑफ एरियाज का मतलब क्या है कि यार जब भी हमारी कोई चीज किसी एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है या प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन हमारे पास 0 आएगा। क्या ये बात मान ली आपने? नहीं? चलो इधर समझो भैया। सपोज मैं कह रहा हूं ये हमारा सन है और इसके अराउंड कोई भी ये प्लैनेट वगैरह है जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो यार हमें पता है कोई भी चीज रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में तो इसको चाहिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगा, और इसकी जो वेलोसिटी होगी या जो भी इसका वो होगा डिस्प्लेसमेंट वो टेंजेंशियल होगा। तो एंगल कितना बनेगा इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा। भैया वर्क डन अगर 0 आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो एक चीज याद रखना, लॉ ऑफ एरियाज का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये होता है कि भैया हमारे प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इसकी, लॉ ऑफ एरियाज की, कि प्लैनेट की हमेशा कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अभी तक आपको एंगुलर मोमेंटम का एक ही फॉर्मूला बताया था मैंने, एक तो आई ओमेगा या फिर आर क्रॉस पी। लेकिन याद रखो अब एक और फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। डेल्टा ए बाय डेल्टा टी का मतलब होता है एरियल वेलोसिटी। चेक करो ये चीज समझ में आ रही है या कुछ रिपीट करना है? डन सर। डन। तो एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि यार जैसे भी आपने कहा कि ये हर वक्त सेम एरिया कवर करेगा। तो इस पे डाउट आया था लोगों को। क्या डाउट आया था? कि यार ये तो इलेप्टिकल ऑर्बिट है प्लैनेट का, यहाँ पे किसी एक फोकस पे, किसी एक फोकाई पे यहाँ पे सन है और यहाँ पे सपोज प्लैनेट है। तो प्लैनेट अभी दूर है सन से, तो प्लैनेट अगर अभी दूर है सन से तो इस पे फोर्स की वैल्यू कम लगेगी, वेलोसिटी की वैल्यू कम आएगी। वेलोसिटी की वैल्यू कम आएगी तो ये अभी कुछ ना कुछ थोड़ा सा कम सेगमेंट कवर करेगा, कम सेगमेंट कवर करेगा। लेकिन जब प्लैनेट यहाँ पे होगा तो भैया वो पास होगा, प्लैनेट पास होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा और वेलोसिटी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो ज्यादा सेगमेंट कवर करेगा। लेकिन चाहे वो यहाँ पे ज्यादा सेगमेंट कवर कर रहा हो और यहाँ पे कम सेगमेंट कवर कर रहा हो, अल्टीमेटली इन दोनों सेगमेंट का जो एरिया होगा A1 एंड A2 वो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. डन। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ क्या कहते हैं एरियाज। इस पे यूजुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही टाइप का क्वेश्चन आता है। अब बचा लास्ट जिसपे न्यूमेरिकल आता है, दैट इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स।
भाई लॉ ऑफ पीरियड के हिसाब से इस पे क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन पे ही बेस्ड आता है। भैया बहुत सिंपल चीज है, क्या बोला हुआ था, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, Cube of the radius of क्यूब the ऑफ द vertical angle. रेडियस। तो मतलब मैं टी को एक तरीके से लिख सकता हूं r⁻3/2, बस सिंपल चीज। Done, sir. चलो डन। तो आ जाओ यहां तक भैया, हमने सब कुछ जितना भी चैप्टर में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था वो था वो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चलो लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन। भैया सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जो मैंने तुम्हें बोला भी था कि इस पे क्वेश्चन आता ही है भैया, 2015 का क्वेश्चन है, चेक करो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो स्फेरिकल बॉडीज है। मैं फटाफट दो स्फेरिकल बॉडीज ड्रॉ कर देता हूं कि भैया ये हमारे पास दो स्फेरिकल बॉडीज है। एक का मास हमें गिवन है m और एक का मास हमें गिवन है 5m। एक का मास m, एक का मास 5m, और क्या क्या गिवन है, एक का रेडियस है r और एक का रेडियस है 2r। इन दोनों के बीच का सेपरेशन सेंटर टू सेंटर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर है 12r। आपको बताना है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड या कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन। ऑप्शंस देख लो, कुछ चीजें तो ऑप्शन से ही काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। 2.5r, सेकेंड ऑप्शन 4.5r, थर्ड ऑप्शन 7.5r एंड लास्ट ऑप्शन 1.5r। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन भी है जिसमें आपको अगर देखा जाए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली। बता सकते हो क्या आंसर होगा डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन? Sir, C. वेरी गुड। Yes. यार मैंने तुम्हें अभी बताया था अगर दोनों बॉडीज का मास अलग अलग है, इनका कोई मिड पॉइंट ले लो। मिड पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होगा, 6r पे। स्मॉलर बॉडी किधर कोलाइड करेगी, बिगर बॉडी के पास या स्मॉलर बॉडी के पास? The bigger body के पास. बिगर बॉडी के पास, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कोलाइड करेगी, पॉइंट पी पे। तो पॉइंट पी का डिस्टेंस भैया 6r से तो ज्यादा ही होगा ना। Yes, sir. तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो अकेला कौन सा ऑप्शन बचा, 7.5r। दिस इज द आंसर। बाकी भैया आप कैलकुलेट करके भी चेक कर लेना एक बार के लिए। कैलकुलेट करके तब चेक करने की जरूरत पड़ेगी जब दोनों का मास ऑलमोस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जैसे एक का मास m है और एक का मास 2m ले लेता, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तब चांसेस थे कि क्या पता ये मिड पॉइंट के पास कोलाइड कर जाता, लेकिन करेगा मिड पॉइंट के कहीं ना कहीं राइट में। Done, sir. डन। Done, चलो sir. तो इस क्वेश्चन Done, में तो sir. कुछ ज्यादा फाइट थी ही नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टाइप क्वेश्चन सा लगा भैया। ये आपके नीट 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझाने से पहले भैया मैं ऑप्शंस लिख देता हूं, फिर समझ लेना। कीप फ्लोटिंग एट सेम डिस्टेंस। पहले ऑप्शंस लिखता हूं फिर क्वेश्चन समझा दूंगा आपको। सेकंड है मूव टूवर्ड्स ईच अदर। थर्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। एंड लास्ट remains at rest, stationary। चलो भैया क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारे पास एक स्पेस शिप थी, उसमें से दो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस शिप से बाहर निकल गए, दे लॉस्ट देयर पाथ। तो ये दो एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस में है, एस्ट्रोनॉट ए एंड एस्ट्रोनॉट बी। ये स्पेस के अंदर स्पेस शिप से बाहर निकले, फ्लोट कर रहे हैं। इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी अज्यूम कर लो, डिस्टेंस डी। तो आपको बताना है कि अगर ये आउटर स्पेस के अंदर स्पेस शिप से बाहर निकले तो उसके बाद क्या ये सेम डिस्टेंस पे फ्लोट करते रहेंगे, या एक दूसरे की तरफ बढ़ जाएंगे, या एक दूसरे से दूर जाएंगे, या जैसे थे वैसे के वैसे स्टेशनरी रहेंगे? चेक कर लो पहले, क्वेश्चन क्लियर है या रिपीट करना है? Sir, clear है. ठीक है, बाकी एक बार मैं स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूं।
2 astronauts are floating in gravitational free space after lost their contact with their spaceship. तो फिर हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. चलो ठीक है, देखते हैं. दिवेश, ओके गुड. तन्वी डन. ध्रुव, ठीक है. प्रशांत गुड. डन. भैया काफी लोगों के आंसर सही हैं. एक चीज याद रखो, इसके ऊपर अर्थ की कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लग रही है. मैंने पहले ही बोल दिया आउटर स्पेस में है, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में है, तो अर्थ तो इनको पुल नहीं कर रहा नीचे. अब दूसरी चीज, भैया अर्थ पुल कर रहा हो या ना कर रहा हो, इस पर्सन का कोई ना कोई मास होगा m1, इस पर्सन का कोई ना कोई मास होगा m2. भैया हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. कितने फोर्स से? Gm1 m2 बाय जो भी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर होगा. ये इंडिपेंडेंट है, ये थ्रू आउट द यूनिवर्स हर जगह वैल्यू सेम है. आउटर स्पेस हो, चाहे अर्थ के ऊपर हो, चाहे जुपिटर के ऊपर हो, किसी भी प्लैनेट के ऊपर हो, भैया ये जी की वैल्यू हर जगह सेम है. तो भले ही ये दो पर्सन ग्रेविटेशन फ्री स्पेस में है, लेकिन इन पे जी लगेगा, m1 m2 है, r स्क्वायर है, तो भैया ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी. ये स्टेशनरी नहीं रहेंगे, एक दूसरे से दूर भी नहीं जाएंगे भैया, ये बल्कि एक दूसरे के पास बढ़ने लग जाएंगे. क्या क्लियर है ये चीज? Yes. डन. हाँ, अगर एक सिंगल पर्सन होता तो भैया इसको कोई अट्रैक्ट करने वाला नहीं है, फिर क्या होता? ही विल कीप ऑन फ्लोटिंग. स्टेशनरी तो तब भी नहीं रहेगा, ही विल कीप ऑन फ्लोटिंग. बढ़ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Yes, sir. Yes, sir. डन. भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक दो क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल सिंपल ही दिख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है. क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं. आइडेंटिकल बॉडीज मतलब जिनका साइज मास सेम है. ये मैंने दो आइडेंटिकल बॉडीज ली हैं, मास m ले लो, मास m ले लो. वैसे आइडेंटिकल बॉडीज का मतलब सिर्फ साइज होता है, तो ऐसा करो, इसका मास m1 m2 ले लो. आइडेंटिकल बॉडीज मतलब मास सेम, मटेरियल सेम. इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कुछ भी ले लिया है r. क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों के बीच का अभी फिलहाल अट्रैक्शन फोर्स कितना है? F0 है. अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमने क्या कर दिया, किसी एक का मास डबल कर दिया, किसी एक का, एनी वन ऑफ द मास इज डबल, एंड डिस्टेंस को हाफ कर दिया है. तो आपको बताना है व्हाट विल बी द न्यू फोर्स. सिंपल सा क्वेश्चन. मास डबल, डिस्टेंस हाफ, तो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? Sir, 4 times the another initial one. 4 टाइम्स आ रहा है, मेरे हिसाब से तो गलत आ रहा है, बाकी मैं चेक करता हूं. मेरे हिसाब से गलत आ रहा है. Sir, bodies का mass same लेना है. नहीं बोला ना, एक बॉडी का मास डबल है और डिस्टेंस हाफ है. बाकी एक बार मैं क्वेश्चन फिर से, 16. नहीं सॉरी, Sir, दोनों का मास डबल है. क्वेश्चन में गलती है, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था. दोनों का मास डबल्ड है. अब सही आंसर मैच कर जाएगा. चलो तो आओ देखते हैं 16 times. कितना. 16 times. वेरी गुड. तो यार हमारे पास F0 की वैल्यू आएगी Gm1 m2 बाय r स्क्वायर. भैया दोनों मास को डबल करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 2 और 2 4 बन जाएगा. 4Gm1 m2 डिवाइडेड बाय रेडियस का हाफ करोगे तो r/2 का होल स्क्वायर, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो फाइनली बन जाएगा 16m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. इसको रिप्लेस कर दिया तो 16F0. अगर मैंने सिर्फ एक मास को डबल किया होता तो आंसर 8 टाइम्स आ रहा था. तभी मैं कह रहा था कि आंसर मैच नहीं हो रहा है. Yes, sir, मैंने स्क्वायर नहीं किया था नीचे. चीजें क्लियर हो गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलें.
Yes, sir. No. चलो डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भैया, रुको देखने दो। हाँ, ये क्वेश्चन तो मतलब कितनी बार रिपीटिव सा हुआ है, 2016 में दिखा है भैया। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी गिवन है, दैट इज वीई। क्वेश्चन कह रहा है प्लैनेट के लिए, प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी गिवन है वीपी, और जो हमारा प्लैनेट है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि भैया रेडियस एंड मीन डेंसिटी, रेडियस एंड डेंसिटी दोनों ही डबल है कंपेयर टू दी अर्थ के, डबल्ड ऑफ अर्थ। तो भैया क्या करो, इन दोनों का रेशियो निकालो वीई बाय वीपी का, और मेरे को बताओ आंसर कितना आ रहा है। एक बार चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या कुछ रिपीट करना है। Sir, clear है. क्लियर है, गुड। एस्केप वेलोसिटी अर्थ और प्लैनेट का रेशियो लेना है। प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि रेडियस एंड डेंसिटी डबल है, और ये मैंने लिख दिए हैं आपके लिए ऑप्शंस। चलो भैया ट्राई टू फाइंड आउट। Sir, C. सी आ रहा है, चेक करता, मेरे को आंसर नहीं पता है। लेट मी चेक आउट द आंसर। नहीं यार, सी नहीं आ रहा आंसर। आपने लगता है सिर्फ रेडियस का यूज किया है, डेंसिटी का यूज नहीं किया। Yes, sir. हाँ, अगर सिर्फ रेडियस का यूज करोगे फिर आंसर सी आ रहा है, लेकिन हमें सिर्फ रेडियस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, डेंसिटी को भी यूज करना पड़ेगा। क्यों, सोचेंगे अभी। दिवेश तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, गुड। करेक्ट आंसर इज आंसर ए। 1 मिनट और लो, ट्राई टू कैलकुलेट कि आंसर ए कैसे आ रहा है, फिर सॉल्व तो करना ही है। इतने में नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूं आपके लिए। भाई क्या किसी का आंसर नहीं आया है अभी तक? चलो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। भाई मेरे को एसके वेलोसिटी का फॉर्मूला याद दिला दो बस, चलो इतना काम करो। रूट √2GR। वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों, रीजन बता देता हूं। अगर आप √2GR वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो अर्थ के लिए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, फिर प्लैनेट के लिए अलग से निकालनी पड़ेगी। प्लैनेट के लिए थोड़ी पता है आपको। सर तो GM/2GM/R. बिल्कुल वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो भैया एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ √2GM/R। यार मास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो क्या करो, मास को रिप्लेस करो। कैसे रिप्लेस करेंगे मास को? भैया मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अर्थ स्फेरिकल है, प्लैनेट भी स्फेरिकल ही होगा, तो 4/3πr³। तो यहाँ पे लिखो भैया मास की जगह डेंसिटी इंटू 4 पाए रेडियस ऑफ द अर्थ का क्यूब डिवाइडेड बाय
3 × r रेडियस ऑफ द अर्थ, कैंसिल बाद में कर लूंगा। अब सेम फॉर्मूला लिख दो एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लैनेट के लिए और दोनों का रेशियो ले लो, चीजें सॉर्टेड है भैया। 2g रो 4πr रेडियस, और इसका क्या था, डबल था रिलेशन। अगर रिलेशन डबल था तो क्या यहाँ पे रो की जगह 2 रो लिख दूं? Yes, sir. 4π भैया आर ई की जगह क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ आर ई का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 × ट्वाइस ऑफ आर ई। चलो अब सॉल्व कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। सबसे पहले तो अगर मैं इसको सिंप्लीफिकेशन पहले ही कर लेता तो ये स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पे इस टर्म को लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिख दूंगा मैं, स्क्वायर लिख दूंगा। अब चेक करो कौन कौन से टर्म कट रहे हैं भैया। 2g रो 4π, 2g रो 4π कट गया, 3 और 3 कट गया। चेक करो पहले, यहां तक भी कोई डाउट? No, sir. भैया एस्केप वेलोसिटी कितनी बच रही है हमारे पास, इधर एस्केप वेलोसिटी बच रही है आर ई का स्क्वायर, मतलब बेसिकली देखा जाए तो आर ई। प्लैनेट के लिए कितना बच रहा है, प्लैनेट के लिए देखूंगा तो हमारे पास बच रहा है 4re², और एक 2 बाहर अभी भी बच रहा था, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8re²। क्या किसी को समझने में कोई डाउट है या रिपीट करूं? Done, sir. तो ये हो जाएगा 2√2re, दोनों का रेशियो लिया तो आर ई कट गया, तो भैया VE/VP कितना आ जाएगा, 1:2 1:2√2। तो डेंसिटी इसलिए दी हुई थी क्योंकि मास सेम नहीं बोला हुआ था। अगर क्वेश्चन में प्लैनेट के मास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होती फिर हम डेंसिटी का नहीं, फिर तो हम डायरेक्टली मास का रिलेशन यूज करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लेते। डन, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। AIPMT का भैया क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ग्रेविटेशनल फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। भैया क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, हम ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, मतलब ई वर्सेस आर, और आर कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से। तो रुको पहले इसको इस तरीके से कर लेता हूं, 2 3 और 4th यहीं पे कहीं ड्रॉ कर देता हूं। चलो भैया सबसे पहला ग्राफ ऑप्शन ए क्या है भैया, ग्राफ हमें कुछ ना कुछ गिवन है नेगेटिव के अंदर। सेकंड सेम ग्राफ गिवन है लेकिन पॉजिटिव के अंदर। थर्ड ऑप्शन कि भैया सेम कर्व है और इधर भी कर्व है। एंड लास्ट ऑप्शन सेम एज द थर्ड वन, बस पॉजिटिव एक्सिस में। चलो चेक करो भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक आता होगा वो ये क्वेश्चन इजीली कर सकता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक आता होगा। भाई किसी को नहीं पता आंसर इसका? चलो सॉल्व करता हूं भैया, यही चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है, याद रखना। यहाँ पे डिफरेंस ड्रॉ करके दोनों का आंसर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो।
याद रखो ये मैं ले रहा हूं सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर का मतलब है कि भैया इस जगह हर जगह चार्ज प्रेजेंट होगा, अंदर भी। ठीक है, अब चार्ज की जगह इधर क्या अज्यूम कर लेना, अगर ग्रेविटेशन में आ जाए, कि अंदर हर जगह क्या प्रेजेंट है, मास पार्टिकल प्रेजेंट है। जैसे कि भैया लेदर बॉल होती है, उसको अगर आप क्रश करोगे मतलब हर जगह मास पार्टिकल प्रेजेंट है। वेरस ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, होलोस्फेयर की बात कर रहा हूं। होलोस्फेयर की बात कर रहा हूं, अगर कंडक्टिंग बोल रहा हूं तो मतलब ये सारा चार्ज पार्टिकल किधर प्लेस्ड है, surface, और सिमिलरली अगर मास भी बात करूंगा तो मास पार्टिकल भी सारा कहां सिचुएटेड है, सरफेस पे, surface, अंदर से हॉलो है, जैसे कॉस्को बॉल। तो हॉलोस्फेयर का याद रखना कौन कौन से केस आ सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फेयर। अब चाहे वो कंडक्टिंग कैसा भी बोल दे, सॉलिड या हॉलो, कैसा भी बोल दे, कंडक्टिंग सॉलिड बोल दे या हॉलो बोल दे। सॉलिड स्फेयर का मतलब अगर वो आपको बोले नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, भैया इसके लिए याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होती है, जीरो। zero, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम वैल्यूज है। तो ई इन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ लेना है और इसको ग्रेविटेशनल फील्ड भी समझ लेना। सिमिलरली सरफेस पे कितनी होगी भैया, के क्यू बाय आर स्क्वेयर, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म्स में, जी एम बाय आर स्क्वेयर, ये किसके टर्म्स में हो गया, ग्रेविटेशनल yeah, फील्ड के टर्म्स में। सिमिलरली भैया अब एक डिफरेंस अभी बताऊंगा, याद रखना डिफरेंस अभी चेक कर लेंगे, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वेयर, इधर जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वेयर। चलो अब एक डिफरेंस देखो, मेरे को बताओ अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी पे हम कौन सा चार्ज प्लेस करते हैं, test charge, टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता है, positive और बहुत small होती है electric field, वेरी गुड। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों क्या करेंगे, repel, तो याद रखो दोनों रिपेल करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव लगाते हैं, क्योंकि रिपल्शन को हमेशा पॉजिटिव साइन से डिनोट किया जाता है। क्यों, जैसे के अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ही तो रिपेल करेंगे तो प्लस क्यू, या नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो माइनस क्यू अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये प्लस। लेकिन अगर मैं मास की बात कर रहा हूं, मैं पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, तो यहां पे टेस्ट मास रखूंगा, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हॉलोस्फेयर का मास भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब मास मास क्या करेंगे दोनों, अट्रैक्ट, और अट्रैक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। बस इस चीज का डिफरेंस है, कि चेक करो ये चीज क्लियर हुई है या नहीं। से clear, भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए रिपेल हो रहा था इसलिए पॉजिटिव, लेकिन ग्रेविटी में मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है और वो हमेशा अट्रैक्ट ही करता है, तो इसलिए नेगेटिव। अब सेम चीज यहां पे लिख रहा हूं, चेक करना भैया, ई आउट होगा के क्यू बाय आर स्क्वेयर या फिर माइनस जी एम बाय आर स्क्वेयर। ई सरफेस पे होगा के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वेयर या माइनस जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वेयर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होती है भैया, के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो इधर बताओ, इधर फॉर्मूला ग्रेविटेशन टर्म्स में क्या लिखूं भैया, चेक करो कोई दिक्कत, no sir, डन। अब मैं आपको इन फॉर्मूले से क्या समझाना चाह रहा हूं भैया, इस फॉर्मूले से मैं आपको ये चीज यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं, कि सरफेस के बाहर, आउटसाइड द सरफेस, चाहे कैसा भी होलोस्फेयर हो या कंडक्टिंग स्फेयर हो, फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। मतलब सरफेस के बाहर ग्राफ हमेशा कैसा बनना चाहिए, सरफेस के बाहर भैया parabolic, डिक्रीजिंग बहुत पैराबोलिक parabolic, कर्व बनना चाहिए, बिकॉज फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। लेकिन इनसाइड पॉइंट के लिए हमने चेक किया, इनसाइड पॉइंट के लिए अगर हॉलो है तो हॉलो के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, जीरो। लेकिन अर्थ हॉलो है या सॉलिड है, solid, सॉलिड है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन। चेक कर लो प्लीज, पहले यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। done sir, अब ये ग्राफ करेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या आ रही है,
पॉजिटिव। लेकिन Positive. अगर मैं सेम ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, फिर बताओ क्या करना चाहिए मेरे को? सर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इससे यही नीचे वाले सेम quadrant ग्राफ में। ड्रॉ कर देना, सेम ग्राफ, लेकिन बस नेगेटिव में ड्रॉ कर देना। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा, Yes. या कोई ऐसा जिसके लिए रिपीट करना है मेरे को ये चीज? तो भैया करेक्ट ऑप्शन इज, अब बता दो, करेक्ट ऑप्शन इज ए, बी, सी या डी? A. वेरी गुड, ए। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लेना। अगर क्वेश्चन ने कह दिया है कि भैया आर की वैल्यू को, मतलब ई की वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करना है, फिर करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, नेगेटिव साइन लगता है, तो भैया हम तो ऑप्शन ए ही ज्यादा करेक्ट आंसर लेके चलेंगे। Done sir. डन। तो आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन तो पता नहीं हमने कितनी बार किया है, और ये है 2013 में जो आया था पहले, उसके बाद तो और भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक सैटेलाइट है मास स्मॉल m की, ये हमारा प्लैनेट है भैया अर्थ, क्वेश्चन ने अर्थ कहा हुआ है, तो ये हमारी अर्थ है, ये हमारा स्मॉल m मास पार्टिकल है सैटेलाइट का। हम इसको किसी एक हाइट पे ले जाना चाह रहे हैं। कितनी हाइट पे? ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हमें क्वेश्चन ने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। चलो ट्राई करो। ऑप्शंस यहां लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज 2 mgr, सेकेंड ऑप्शन 2/3 mgr, थर्ड ऑप्शन 3 mgr, फोर्थ ऑप्शन 1/3 mgr। आप कंप्लीट करो और इतने मेरे को 1 मिनट दे दो, इतने आप लोग कंप्लीट करो यार सब। हाँ चलो भाई ठीक है, आंसर मैच कर लेते हैं भैया, काफी लोगों के आंसर्स आ गए हैं, दैट इज बी। चलो चेक करते हैं भाई। सबसे पहले तो मेरे को बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? Sir, जीरो G मत बोलना, and जीरो नहीं है, क्योंकि ये अर्थ के किसी एक सरफेस पे रखा हुआ है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है कितनी minus होगी? माइनस जी मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाय आर।
लेकिन मेरे को आंसर स्मॉल जी के टर्म्स में गिवन है, तो इस जी एम को किस में कन्वर्ट कर दूं मैं? GR square. जी आर स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एम जी आर। एक बार चेक कर लो, सबको क्लियर है ये चीज या कुछ रिपीट करना है? Clear है sir. डन। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो भैया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम डिवाइडेड बाय 3R, डिस्टेंस सेंटर से लेना है, तो ये हो जाएगा -3 mgr। क्या कुछ रिपीट करूं इसमें? No sir. डन। तो भैया फाइनल माइनस इनिशियल कर दो और मेरे को बता दो फाइनल कितना आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल, जो भी आपको करना हो। Sir 3 डिनोमिनेटर में नहीं आएगा. यस, मेरी गलती मेरी गलती भैया, mgr/3। अब ठीक है, मेरी गलती। B ऑप्शन. तो यार बस इनिशियल माइनस, वैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बता रखा है, हमेशा इनिशियल माइनस फाइनली करते हैं। डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो मतलब फाइनल सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी डिनोमिनेटर में 3 आएगा, तो ये तो कटेगा ये भी कटेगा, बस बी और सी में से देखना है। तो भैया उधर 1 है इधर 1/3 है, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2/3 ही आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सर और अगर गेन निकालना हो तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे. हाँ, गेन निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, लेकिन आप ये चीज चेक करना कि गेन होता कब है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को ऊपर लेते जा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी गेन ही हो रही है लेकिन नेगेटिव में गेन हो रही है, ओके सर. क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव लग रहा है ना, इस वजह से। डन सर. डन। चलो, तो एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन। भैया लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत बार बताया हुआ है, और मैंने कहा हुआ है कि ये भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आता है, ग्रेविटेशन में भी आता है, तो सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन चेक करो भैया, ये रॉड ऑफ मास कैपिटल एम, लेंथ कैपिटल एल, यहाँ पे एक स्मॉल मास पार्टिकल स्मॉल एम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए। आपको फाइंड करना है इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो, find the gravitational force between these two particles, मतलब एक रॉड एंड दी मास पार्टिकल। ऑप्शंस लिख रहा हूं, काफी लोग तो ऑप्शन से ही शायद से करेक्ट आंसर बता देंगे विदाउट सॉल्विंग, जिनको अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स का याद होगा तो। सॉरी माय मिस्टेक, एक चीज ठीक कर लेना, इसको ए की जगह एक्स लिख लेना। चलो भैया, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, देखते हैं भैया। पहले तो एलिमिनेट करना सीख लो इसमें, एलिमिनेट कि कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं जो डेफिनेटली गलत है। मेरे को बताओ, क्या ऑप्शन सी सही हो सकता है? नो सर. ऑप्शन सी सही नहीं हो सकता। ऑप्शन सी सही कब होता? जब यहाँ पे एक मास पार्टिकल रखा होता और उन दोनों के बीच का फोर्स पूछता। तो भैया ऑप्शन सी को तो एलिमिनेट कर दो। क्या ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है कि भैया एक्स प्लस एल? एक्स प्लस एल तब होता जब यहाँ पे एक सिंगल मास पार्टिकल प्लेस होता, तो एक्स प्लस एल डिस्टेंस हो जाता टोटल। तो ये भी गलत है। ए और सी तो गलत हो गए, डायरेक्टली दिख के पता चल रहा है। अब बचा बी और डी में से। तो अब हम आपको एक चीज बता दूं, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी अगर आप थोड़ा सा सोचते तो। काफी लोगों ने आंसर डी बताया, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया। उन्होंने कहा सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस पे है, तो x प्लस L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे भैया कितनी बार बताया था, ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था, और लिमिट्स लगानी होती है। क्या इसको कराऊं सॉल्व, या याद है थोड़ा बहुत? याद नहीं है, सॉल्व कराता हूं, चलो भाई चेक करो।
भाई सपोज ये मास पार्टिकल m, ये रॉड और ये, इन दोनों का डिस्टेंस, अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं किसी एक वेरिएबल a से ले लेता हूं। तो यार आपको क्या करना है, आपको पता है ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, हर जगह मास प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक रैंडम डिस्टेंस x पे, किसी एक रैंडम डिस्टेंस x पे एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लेंगे। इस एलिमेंट्री पार्ट का मास होगा dm और लेंथ कितनी होगी, x डिस्टेंस के बाद लिया है तो dx होगी। तो अब ये एक पॉइंट मास की तरह बन गया। अगर ये एक पॉइंट मास की तरह बन गया तो मैं अपना न्यूटन्स वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, F इक्वल्स टू जी dm इंटू m डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर। पहले प्लीज सब लोग चेक कर लो, यहां तक किसी को कोई डाउट? सर dx क्यों लिया? dx क्यों लिया? यस सर। क्योंकि x डिस्टेंस के बाद लिया है ना, dl नहीं लेंगे हम। देखो भैया मैं यहां से m से बढ़ता जा रहा हूं x डिस्टेंस पे, dx का मतलब क्या है कि x के बाद आपने हल्की सी लेंथ चेंज करी है। तो किसके बाद मैंने हल्की सी लेंथ चेंज करी है, x के बाद, तो इसलिए dx। ओके सर। ठीक है, तो यार अब क्या करूंगा भैया, मैं यहाँ पे लिखूंगा g स्मॉल m, dm की वैल्यू यूनिटरी मेथड से टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इंटू dx लेंथ का फाइंड करना था, और x स्क्वायर डिवाइडेड में था। सब कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बाहर ले गए। मेरे को बताओ x की वैल्यू कहां से जाएगी? भैया रॉड a से शुरू हो रही है तो x की वैल्यू a से स्टार्ट होगी, और रॉड कहां तक जा रही है, a प्लस l तक। क्या मेरे को रिपीट करना है कोई भी स्टेप? एक बार यार प्लीज चेक करके बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर लिमिट्स रिपीट करनी है, ठीक है। देखो पहले पूरा स्टेप लिख देता हूं, g स्मॉल m, भैया dm की वैल्यू मैंने यूनिटरी मेथड से लिखी है। dm की वैल्यू यूनिटरी मेथड से क्या होगी, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू जितनी लेंथ का आपको फाइंड करना है। मैं सारे कांस्टेंट बाहर ले गया और जो वेरिएबल है उसको अंदर छोड़ दिया। अब फोर्स लगने के लिए चाहिए दो चीजें, एक चीज तो ये है, लेकिन दूसरी चीज, दूसरा मास कहां से स्टार्ट हो रहा है? भाई दूसरा मास तो a डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है ना। यस सर। डन, तो यहां पे लिखोगे a। और दूसरा मास एंड कहां पे हो रहा है? भैया ये मास चलते जा रहे हैं, लेकिन कहां तक चलते जा रहे हैं, इस एंड पॉइंट तक। तो ये एंड पॉइंट की स्मॉल m से कहां तक की लेंथ हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस a प्लस l। क्लियर हो गया? यस सर। भैया 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है। लिमिट्स लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व कर रहा हूं, इसे चेक करना भैया। तो ये हो जाएगा GM डिवाइडेड बाय L, अपर लिमिट रखी तो 1/a प्लस l माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी एक और माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस, डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट। इसको सिंप्लीफाई करो एक बार, कितना आंसर आएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर दिखेगा, आंसर आएगा a इंटू एल प्लस ए। चेक करो कोई दिक्कत है? इसको सॉल्व तो कर लोगे ना एलसीएम लेके? यस सर। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। अब मैंने a लिया है, क्वेश्चन में a की जगह क्या गिवन था, x। तो बस आंसर यही हो जाएगा, x इंटू एल प्लस एक्स। यही सेम चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक में करनी है, यूनिफॉर्म चार्ज रॉड और उसके एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना होता। तो पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाए तो बता देना। दैट्स इट, चलो सर।